हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 12th फिज़िक्स का फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र का एक टॉपिक विद्युत द्विध्रुव जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं को आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये अध्याय जब शुरू हुआ है तो आपको इस बात का ज्ञान हो चुका है कि किसी वस्तु को रगड़ने पर वस्तु आवेशित हो जाती है या वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आप सभी जान गए हैं कि किसी भी वस्तु को लेकर अगर आप रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाएगी। जैसे कि आप और छोटे मोटे खेल खेलते हैं कि आप कंघी को अपने बाल में रगड़ते हैं तो कंघी आवेशित हो जाती है और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और आपको ये भी आप समझ चुके हैं कि ये जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है कि जैसे ये पहली वस्तु है, उसको रगड़ा है हमने तो वो धनावेशित हो चुकी है, और दूसरी वस्तु को रगड़ा है तो वो ऋणावेशित हो चुकी है, उस पर ऋणावेश है। तो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। यहाँ पर हम धनावेशित वस्तु को हम बिंदु वस्तु की तरह दर्शा रहे हैं, बिंदु की तरह, और हम दर्शा रहे हैं कि उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा है +Q। उसी तरीके से ऋणावेशित वस्तु को भी हम बिंदु वस्तु की तरह दर्शा रहे हैं और उस पर उपस्थित आवेश है -Q। हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये दोनों आवेशों का परिमाण समान है, यानी आवेश की मात्रा, इन दोनों वस्तुओं पर आवेश की जो मात्रा है वो बिल्कुल समान है। दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, लेकिन ये आवेश क्या है? विजातीय हैं। दोनों आवेश क्या है? विजातीय हैं, यानी एक धनावेश है तथा दूसरा क्या है? ऋणावेश है। अब इन दोनों को लेकर हम एक निकाय बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ये दोनों आवेश जो है, धनावेश, समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इस अल्प दूरी का मान हम कितना ले रहे हैं? 2a। अल्प दूरी जो ये डिस्टेंस है इसको हम 2a से दर्शा रहे हैं। तो ये जो निकाय, ये सिस्टम रेडी हुआ, इसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। अगर इसकी परिभाषा हम कहें तो परिभाषा, अब इस बात को हम एक परिभाषा के रूप में कहना चाहेंगे। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये होगी कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार और दोहराती हूं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी होगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों विजातीय आवेश जितने दूरी पर स्थित हैं वो इनकी द्विध्रुव की लंबाई होगी। तो द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2a। और इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है वो कहलाएगी द्विध्रुव अक्ष। और द्विध्रुव क्षेत्र किसे कहेंगे? द्विध्रुव क्षेत्र कहें या द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र। तो चूंकि ये दोनों ही आवेशित कण हैं, आवेशित वस्तु हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनके चारों ओर एक इनकी शक्ति फैल जाएगी, एक विद्युत क्षेत्र फैलेगा जो कहलाएगा द्विध्रुव क्षेत्र। अब आपको विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण जानने होंगे कि भाई आपको विद्युत द्विध्रुव कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ प्राप्त होंगे। तो देखिए, मैंने विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सभी जो गैस हैं, आप अच्छी तरीके से इन नामों से या इन गैसों से वाकिफ हैं। इसमें हमने लिखा है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें
धनावेशों एवं ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। इसको मैंने चित्र के जरिए यहाँ पर दर्शाया है कि मैंने नाइट्रोजन का एक अणु लिया है। आप कल्पना करिए कि नाइट्रोजन का एक अणु है। तो जैसे ही आप अणु की कल्पना करती हैं या करते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अणु है तो उसमें प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इन सारे प्रोटॉनों का एक द्रव्यमान केंद्र होगा। उसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनों का या ऋणावेशों का भी एक द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इस अणु में क्या होता है कि धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल एक दूसरे पर स्थित होता है, यानी संपाती होता है। एक दूसरे पर स्थित होते हैं, संपाती होते हैं। तो इसको हम कहते हैं अध्रुवीय अणु, यानी एक ही जगह पर स्थित है, इसलिए ये क्या हो गया, ये अणु क्या कहलाएगा, अध्रुवीय अणु। लेकिन जैसे ही आप इस अध्रुवीय अणु को उठाकर पहले से किसी आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में आप उसको रख देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इसके जो धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र है और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र है एक दूसरे से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं। तो यहां पर एक देखिए, यहां पर प्लस की ये प्रोटॉन दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं, तो एक विद्युत द्विध्रुव बन गया है। जैसा कि हमने पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि धनावेश समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यानी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो गए, तो ये निकाय क्या कहला रहा है, आपका विद्युत द्विध्रुव। तो बिल्कुल वैसा ही निकाय यहाँ पर भी रेडी हो गया है और एक विद्युत द्विध्रुव रेडी हो गया है। तो इसे हम कहते हैं यह अणु विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ये अणु जो है आपका नाइट्रोजन का अणु, जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र में रखा, पहले तो वो अध्रुवीय था, बाद में वो क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। दोनों द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो गए। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए जल, हाइड्रोक्लोरिक, अमोनिया, ये भी आप इन सभी यौगिकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो इसका हम जल का एक अणु लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जिनके धनावेश एवं ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं। यानी आप अगर जल का एक अणु लेते हैं और उसको अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो आप या उसको समझेंगे कि इसके धनावेश का जो केंद्र है और ऋणावेश का केंद्र जो है वो पहले से ही विस्थापित है, अलग अलग है। तो पहले से ही ये क्या है, दो ध्रुव यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं ध्रुवीय अणु, या फिर यह अणु विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने उदाहरण में देखा कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। लेकिन जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया, ये बगैर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के भी ये एक ध्रुवीय अणु है और विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसके बाद मैं आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताना चाहूंगी कि देखिए कि जो धनावेशित वस्तु होती है उससे विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय रूप से बाहर निकलती हैं, और जो ऋणावेशित वस्तु होती है उससे बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्यीय रूप से अंदर प्रवेश करती हैं। तो चूंकि ये एक द्विध्रुव है, दोनों साथ में हैं, तो बल रेखाओं का जो चित्र है या रूपरेखा कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देती है। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। धनावेश से प्रारंभ हो रही है, ऋणावेश में प्रवेश कर रही है। और ये देखिए त्रिज्यीय रूप से धनावेश से बल रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, और यहाँ पर ऋणावेश में बल रेखाएं त्रिज्यीय रूप से अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो क्षेत्र रेखाएं भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। धन्यवाद।